नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। अस्थमा को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों अस्थमा होता है। जब अस्थमा होता है तो क्यों सांस लेने में दिक्कत हमें महसूस होती है, क्योंकि अगर अस्थमा का पेशेंट ये सब जान जाएगा तो उसका वहां से ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता है, उसको इस दिक्कत से निकलने में बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अस्थमा को थोड़ा सा गहराई से समझने की। अस्थमा में आप सबसे पहले क्या महसूस करते हो कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अब हम सांस कहाँ से लेते हैं उसको थोड़ा-सा देखने की ज़रूरत है। हम सांस अपनी नाक से या फिर मुँह से लेते हैं और वो हमारे सांस की नली से होते-होते हमारे फेफड़ों में जाती है, दोनों तरफ। अब इस रास्ते में कहीं भी रुकावट आएगी तब जाकर आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। मगर यहाँ पे रुकावट क्या आ रही है इसको भी समझना ज़रूरी है। तो एक बार पहले खुद कोशिश करो अपने आप को विजुअलाइज़ करने की कि आपने सांस ली। एक लंबी सी सांस लो। अब देखो कि वो आपकी लंग्स में जा रही है, आपके लंग्स फैल रहे हैं, खुल रहे हैं और उसमें हवा जा रही है। मगर एक अस्थमा के पेशेंट में ये जो इन्हेलेशन है ऑफ एयर, यहाँ पे दिक्कत आनी शुरू होती है। तो आपकी स्क्रीन पे जो पिक्चर है उसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप इसे और अच्छी तरीके से समझ पाओगे। जब हम हवा इन्हेल करते हैं तो ये एक नली से जाता है और नलियाँ आगे छोटी-छोटी नलियों में फर्दर डिवाइड होता है और उससे क्या होता है कि सरफेस एरिया बढ़ता है। सरफेस एरिया बढ़ने से फ़ायदा क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑक्सीजन जो हवा में है, उसको ब्लड में ले जा पाते हैं। अब अस्थमा में क्या हो रहा होता है कि ये जो आपकी साँस लेने की प्रणाली है, इसमें जो छोटी-छोटी रस्ते हैं, उनके अंदर सूजन आ जाती है। सूजन यानी इन्फ्लेमेशन आ जाती है। अब आपके शरीर में कभी इन्फ्लेमेशन कहीं सूजन आती है ना, तो अक्सर आपने देखा होगा वहाँ से पानी सा कुछ ना कुछ रिश्ता रहता है। अगर ये आपके अंदर हो रहा है, तो उसमें म्यूकस रिलीज़ होता है। इसी वजह से अस्थमा के पेशेंट को बलगम बहुत ज़्यादा बनता है। अभी बलगम अगर आपकी साँस की नली में आ जाएगा, वहाँ पर एक लिक्विड आ जाएगा, तो वहाँ पे हवा जाने की जगह बचेगी? नहीं बचेगी ना। अगर आपके लंग्स के अंदर ये लिक्विड भरा रहेगा, तो वहाँ पर ऑक्सीजन का आपका इनटेक अपटेक जो हम हवा से लेते हैं, वो कम हो जाता है। इसी वजह से हम अस्थमा के पेशेंट में क्या देखते हैं कि उनको घुटन बहुत जल्दी महसूस होती है। भीड़-भाड़ वाले इलाके में जाते हैं और एकदम घुटन होनी शुरू हो जाती है। इसलिए वो भीड़ में जाना, क्राउडेड अपनी मेट्रो में ट्रैवल करना, बस में ट्रैवल करना अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको पता है कि भीड़ में जाते ही उनको ये घुटन वाली फीलिंग है वो बढ़ जाती है। तो हमने क्या करना होता है, अभी शुरू क्यों हुआ उसे समझने की कोशिश करते हैं। अस्थमा तब होता है जब किसी टाइप का एलर्जन जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी ने अपने आप इसे म्यूकस निकालना शुरू नहीं किया था, अपने आप कभी सूजन नहीं आई थी, उसे सूजन लानी पड़ी। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई ऐसी चीज़ थी जो शरीर के अंदर जाकर परेशान कर रही थी। अब वो कुछ भी हो सकती है, वो सड़क पे पड़ी हुई धूल भी हो सकती है। अब जो पौधे ने होते हैं जब वो फूल बनाते हैं तो उसमें से पॉलन्स निकलते हैं। जब कटाई होती है तब पॉलन्स निकलते हैं। अगर ये आपकी साँस की नली के अंदर चले जाते हैं, तो ये कुछ पेशेंट्स के अंदर एलर्जिक रिएक्शन करते हैं। अब एलर्जिक रिएक्शन करने का मतलब ये है कि वहाँ पे सूजन आना और सूजन आने के बाद क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पर म्यूकस रिलीज़ होना और उससे हमारा साँस के रास्ते में दिक्कत आना। तो आपको समझ में आ गया कि क्यों आपको अस्थमा का अटैक होता है, क्यों आपको साँस लेने में दिक्कत होती है। मगर अपने आस-पास देखो, क्या सभी को ये दिक्कत है? क्योंकि जिस हवा में आप साँस ले रहे हो, उसी हवा में सारे के सारे साँस ले रहे होते हैं। तो ये दिक्कत सिर्फ़ आपके साथ क्यों आती है? ये तब होती है जब हमारा इम्यून सिस्टम किसी चीज़ को देख के हाइपर एक्टिव होता है। इसे थोड़ा-सा और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि आप कोई क्रीम लगाते हो, आपको कुछ नहीं होता, मगर आपकी मम्मा जब लगाती हैं, तो उनको एलर्जी हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी जो बॉडी है, वो ज़्यादा सेंसिटिव है। अब बिल्कुल सेम हो रहा है एक अस्थमा पेशेंट के अंदर कि जब पेशेंट उसी हवा में साँस ले रहा है जहाँ सारे लोग साँस ले रहे हैं, मगर उस हवा में जो पॉल्यूशन था, जो डस्ट था, जो पॉलन्स थे, वो एक पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर जाकर एक एलर्जिक रिएक्शन तैयार कर रहे हैं। ऊपर की जब एलर्जी होती है तो वहाँ पे हम क्रीम लगा लेते हैं, मगर जब हमारे अंदर एलर्जिक रिएक्शन हो रहा होता है तो वहाँ पे हम क्रीम नहीं लगा सकते। तो इसी वजह से क्या होता है कि एक अस्थमा के पेशेंट को दिक्कत होती है। अब समझने वाली बात क्या है कि सबको नहीं हो रहा, क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर एक्टिव है, वो ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रहा है। उसे करना चाहिए बट इतना नहीं करना चाहिए कि आपको साँस लेने में दिक्कत हो। तो हमने सबसे पहला काम क्या करना होता है एक अस्थमा के अंदर, अस्थमा के पेशेंट के अंदर सबसे पहला ज़रूरी काम होता है कि उनके इम्यून सिस्टम को मॉडरेट करना। अब मॉडरेशन क्या होता है उसे समझने की कोशिश करेंगे। अब आपका इम्यून सिस्टम ज़्यादा काम करता है तो आपको अस्थमा हो रहा है, कम काम करेगा तो वो किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। उसे नॉर्मल वैल्यूज़ पे लेकर आना कि छोटी-मोटी चीज़ों पे आपको दिक्कत ना हो। अस्थमा के अंदर इस इम्यून सिस्टम को हमें मॉडरेट करना पड़ता है क्योंकि आप हवा तो लेंगे ना, साँस तो लेंगे, हमेशा ऐसा तो है नहीं कि हम हमेशा एसी में बैठे रहेंगे या बिल्कुल क्लीन रूम में बैठे रहेंगे, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। तो क्योंकि हम अपने एलर्जन को अवॉइड नहीं कर सकते, यानी हम धूल को, पॉल्यूशन को, पॉलन्स को
इनको अवॉइड नहीं कर सकते, तो हमें अपने सिस्टम को चेंज करना होता है कि आप उस पे इतना रिस्पॉन्स मत करो, इतना इन्फ्लेमेशन मत पैदा करो, इतना इस पे रिएक्शन मत दो कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाए। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है इम्यून सिस्टम को मॉडुलेट करना। दूसरा होता है कि वहां पे जब एलर्जी हुई, जब वहां पर इन्फ्लेमेशन हुई, तो वहां पर म्यूकस निकला था, लिक्विड निकला था। अगर किसी तरह से हम इस लिक्विड को कंट्रोल कर सके तो हमें सांस लेने में आसानी होगी, यस या नो? होगी ना? तो यही वो दूसरा स्टेप होता है अस्थमा पेशेंट के अंदर कि जो म्यूकस फॉर्मेशन है उसे कंट्रोल किया जाए, वो ना बने उतना अच्छा है। अगर हम इस पर ध्यान देते हैं तो हमारे जो लंग्स होते हैं अस्थमा पेशेंट के अंदर बहुत अच्छा काम करते रहते हैं। और अस्थमा ट्रीटमेंट की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जिसमें रिस्पॉन्स रेट होता है वो बहुत फास्ट होता है। अगर आज मेरे पास एक अस्थमा पेशेंट आता है, उसको हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, तो हमें विद इन अ मंथ उसमें चेंजेस नजर आने शुरू होते हैं कि उसका बलगम बनना कम हो गया। अब बलगम बनना कब कम होगा? जब उसकी बॉडी में इम्यून सिस्टम उस पर रिएक्ट ना कर रहा हो, उस पोल्यूशन पर रिएक्ट ना कर रहा हो, उस पर इतनी दिक्कत ना कर रहा हो। तो ये जो रिस्पॉन्स है पहले महीने में आ जाता है। उसके बाद थोड़ी सी दिक्कत ये रह जाती है कि पेशेंट की जो लंग्स इतने लंबे टाइम से अस्थमा से बीमार थे, तो उनकी जो एक्सपेंड होना होता है लंग्स के अंदर हमारे एल्वेलाई को, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम रह जाती है क्योंकि उसमें अभी भी इन्फ्लेमेशन है। अब इस बात से समझने की कोशिश करो कि मान लो कि आप कहीं गिरते हो, चोट लगती है, हाथ टूटता है, हाथ पे सूजन है, हड्डी नहीं टूटी है, सिर्फ हाथ पे आप गिरे थे, तो आपका हाथ सूज जाता है अगर आप हाथ से काम नहीं कर पा रहे होते हैं। सेम वैसे ही हमारे अस्थमा पेशेंट में होता है। जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं पहले महीने के बाद हमें देखने को मिलता है कि बलगम बनना कम हो गया, बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, मगर जो पुरानी जो अब तक उसे परेशानी हो रही थी उसकी वजह से थोड़ी बहुत जो इन्फ्लेमेशन रह जाती है, सिर्फ वो थोड़ा टाइम तंग करती है, मगर वो 2 या 3 महीने के तक वो भी खत्म होनी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे टाइम बीतता है 4-5 मंथ से, तो अस्थमा का पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल पेशेंट की तरह बिहेव कर रहा होता है, उसे अस्थमा के अटैक होना, सांस फूलना सब छूट जाता है। ये इसलिए हो पा रहा होता है क्योंकि हमने उसकी जड़ पर जाके काम किया था। हमने अपनी इम्यून सिस्टम को पहले मॉडरेट किया, दूसरा हमने अपनी जो म्यूकस फॉर्मेशन हो रही थी उससे कंट्रोल किया। जब ये दोनों चीजें आपस में मिलकर काम करती हैं तो पेशेंट को बहुत स्पीड से बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि अस्थमा किस बीमारी का नाम है, क्यों होती है, किस वजह से होती है, इसे कैसे कंट्रोल हमें करना चाहिए। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो श्रेयास के डॉक्टर्स हमेशा अवेलेबल हैं। आप उनसे कॉल करिए, उनसे बात कीजिए, वो आपको डाइट चार्ट समझाएंगे, एक्सरसाइज समझाएंगे कि किस तरह से आप अपने लंग्स को और अच्छा तरीके से एक्सपेंड कर सकते हो, जो थोड़ी बहुत आपकी दिक्कत बची है उसे कैसे रिजॉल्व कर सकते हो। तो आपको हर स्टेप में, ट्रीटमेंट के हर स्टेप में आपकी हेल्प करेंगे। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आगे चाहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।